बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल धर्मसर पर। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं 11 पाठ। कितना? 11 पाठ, जिस पाठ का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। यही विनोद कुमार शुक्ल रचनाकार है। ये इस लेखक से आप लोग परिचित है, क्योंकि जब आप 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ के आए थे। उस चैप्टर का नाम था मछली। तो यही लेखक ने वो मछली चैप्टर लिखा था। यही विनोद कुमार शुक्ल ने मछली चैप्टर लिखा था। ये विनोद कुमार शुक्ल संतू के साथ बाजार जाते हैं और 3 मछलियाँ झोले में खरीद के लेकर आते हैं। 10th क्लास में यही लेखक है मछली वाले। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है या रचनाकार लेखक है, इनके सबसे पहले जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम सब जानेंगे इनके कविता के बारे में और कविता के अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले समय न गंवाते हुए देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1937 में। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के राजनांदा गाँव में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदा गाँव का नाम था राजनंद गाँव। क्या? राजनंद गाँव में, राजनंद गांव में जन्म हुआ था। लेकिन याद रखिएगा इनका निवास स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहे। जन्म हुआ राजनंद गांव में, लेकिन ये वहाँ से आकर रायपुर में बस गए, रायपुर में ही रहे। इसीलिए इनका जन्म स्थान और निवास स्थान दोनों अलग अलग है। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में, जन्म हुआ है राजनंद गांव में। हमेशा रहे कहाँ? तो रायपुर में रहे। ठीक है, इसलिए निवास स्थान पूछेंगे तो रायपुर, और जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनंद गांव में हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल के थोड़ा वृत्ति के बारे में देखते हैं कि वृत्ति के बारे में क्या कह रहा है। तो कह रहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। अरे विनोद कुमार शुक्ल प्रोफेसर रह चुके हैं, तो किस विश्वविद्यालय में? किस विश्वविद्यालय में? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके बाद निराला सृजना पीठ में जून 1994 से 1996 तक अतिथि सत्कार भी रह चुके हैं। उसके बाद इनको देखते हैं बहुत सारा सम्मान। वे प्रोफेसर तो थे ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, साथ में रचना रचने का भी काम करते थे। तो इनके रचनाओं पर बहुत सारे सम्मान मिला है। जो सम्मान बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि इनकी कृतियों के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से रचना रचे कि इनको बहुत बेहतर लोकप्रिय हो गया और इनको उपहार तक मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी कृतियाँ जो है, यहाँ कृतियाँ देख पा रहे हैं। ये सबसे पहला कविता लगभग जय हिंद, ये जो देख रहे हैं सबसे पहला कविता जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह 1981 में। उसके बाद सब कुछ होना बचा रहेगा, इनके रचना का नाम है। उसके बाद अतिरिक्त नहीं, रचना का नाम है। ये सब कविता सुना, ये सब इनका कविता था। इनकी कौन कौन सी कविताएं थी? जो कविताएं हैं, कविताएं कौन थी? इनकी कविता सबसे पहले यहाँ देखिएगा जय हिंद, सबसे पहली कविता जय हिंद। जय हिंद के बाद आप देख पा रहे हैं वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, एक कविता है। सब कुछ होना बचा रहेगा, इहो कविते हैं। अतिरिक्त नहीं, इहो कविते के नाम है। ठीक है, ये सब कविता। उसके बाद है आपके कहानी में बताते कि कहानी कौन कौन से लिखे थे। तो सबसे पहला कहानी था नौकर की कमीज। यहाँ नौकर की कमीज। खिलेगा तो देखेंगे, कैसा खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इनके ये सब कथी है, ये सब उपन्यास है इनका। कहानी में यहाँ यही है महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, एक मछली। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय और मछली कहानी है। उसके बाद देखते हैं इनके मतलब सम्मान पर ऐसे कौन सी ऐसी रचना इनका प्रसिद्ध हुआ कि इन्हें सम्मान भी मिला। तो याद रखिएगा इन्हें कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। उसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करता है कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1 में रघुवीर सहाय, 2 में दयावती मोदी, 3 में साहित्य अकादमी, 4 में EOT, इनमें सभी, 3 में सभी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं कि इनका रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल
कि ये 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। ये 20वीं सदी के लेखक है। इनकी रचना जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, इनके रचना के नाम है। तो एक कविता जो है आखिर में ऐसा क्यों रखा गया, किस आधार पर रखा गया, यह कविता रखने का कारण क्या था, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि कविता कब क्यों कैसे लिखा गया। ठीक है, तो इनके कविता देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले यह देखिए कि यह जो कविता है कौन, यहाँ देख पा रहे कि यह जो कविता है एक कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से प्यारे नन्हे बेटों को प्रस्तुत किया गया है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को यह कविता किस कविता के संकलन से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से लिया गया है। ठीक है, तो आज ये जानते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को एक कविता क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो इसके जान लेंगे तब हमको कविता समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये बात जान लेते हैं। तो बात कह रहा है कि कविता का जो नायक है, कविता का जो हीरो है, नायक मतलब हीरो कहा जाता है। ठीक है, कविता का जो नायक है जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में भिलाई एगो जगह का नाम है या स्थान का नाम है। तो इसी छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है लेखक। भिलाई का रहने वाला है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाए अपनी नन्ही बिटिया के घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के भिलाई का लेखक रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में लोहे का कारखाना बहुत ज़्यादा है। तो लेखक अपने बेटिया के माध्यम से लोहे के कारखाना की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोहा है ना, इंसान के, मनुष्य के, व्यक्ति के जीवन से घुला मिला है और बिना लोहा के घर में कि कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के घर में लोहा निहित है। बिना लोहा के हम लोग का जीवन नहीं चल पाता है। हर चीज़ में लोहा इस्तेमाल होता है, हर चीज़ में लोहा है। घर में जंगला है, हंसुआ है, खुरपी है, कुदाल है, पलंग वगैरह हर कुछ लोहे का है। घर में लोहा अगर ना कुछ है फिर भी बहुत कुछ है घर में लोहे का। तो लेखक ये बताना चाहता है कि हमारे जो घर में जो लोहा है ना, हमारी ज़िंदगी से घुल मिल चुका है। हम लोहे से अपना काम लेते हैं। तो लेखक छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है और छत्तीसगढ़ के भिलाई में लोहे का कारखाना बहुत ज़्यादा है। तो इनके माध्यम से अपने बेटिया को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ये बेटी तू बताओ अपना आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। लोहा कदम कदम पर, यहाँ देखिए बात आइए गया कि लोहा कदम कदम पर एक गृहस्थी एवं सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एवं दुर्भेद प्रतीकार्थक ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी, लोहा का है, ठोस होकर भी हमारी ज़िंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ है और प्रवाहित है, वह हमारा आधार है। तो कह रहे कि लोहा ठोस है, हमारी ज़िंदगी में घुला मिला हुआ है। लोहे से ही अपना सारा काम करते हैं और लोहा हमारी ज़िंदगी का आधार है। बिना लोहा के मेरा काम नहीं हो पाता है, लोहा के द्वारा ही हम अपना काम कर पाते हैं। हल जोतते हैं तो हल तो लोहे का है। ट्रैक्टर वगैरह से भी अगर मान लो हल जोतवा रहे तो वो भी तो लोहे का है। हाँ, जाके धान वगैरह रोप दिए, जाके उसको काट रहे पौधा, उसके धान को लोहे, हंसुआ लोहे का माना है, हंसुआ से काट रहे, खुरपी है वगैरह वगैरह, हर कुछ लोहे का है। बिना लोहा के हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लोहा हम लोग का आधार बन चुका है। बिना लोहा के हमारा काम नहीं हो पाता है। तो अपने बिटिया से पूछता है कि ये बेटी बताओ लोहा कहाँ कहाँ है हमारे आसपास में, ताकि मेरे बेटी को ज्ञान है कि ना है कि व्यक्ति लोहा से ही जुड़ा हुआ है अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो क्या हम व्यक्ति यह सोचा है कि हमारे घर में लोहा कहाँ कहाँ है। आइए कविता के माध्यम से हम लोग पाठ को अर्थ समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, कविता की शुरुआत होती है कविता की शुरुआत है कि प्यारे नन्हे बेटे को, मतलब प्यारे, इस कविता के माध्यम से हमारे प्यारे जो नन्हे बेटे हैं उनसे पूछेंगे कि ये बेटा
बेटा बताओ हमारे घर में लोहा कहाँ कहाँ है, और लोहा को उन्हें ज्ञान करवाएंगे, बोध कराएंगे, ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि देखो हमारा जो जीवन है लोहे का आधार बन चुका है, बिना लोहा के हमारा कोई भी काम संभव नहीं हो पाएगा, लोहा से ही सब कुछ हो पाता है। तो आइए हम सबसे पहले कविता को समय ना गाँवते ही कविता को शुरुआत करते हैं। तो कविता देखते हैं, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। लिखा कविता कि ये बातों देगा सुना ना, कि जब लड़का अपना दादा के कंधा पर या पापा के कंधा पर बैठ जाता है तो कथी कहता है कि क्या कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा। जब प्यारे नन्हे बेटे या पोता जब कंधा पर व्यक्ति को बैठ जाता है तो बैठने के बाद बहुत खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद कहता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया, मैं पापा से बड़ा हो गया, बहुत खुश भी रहता है, कहता है। लिखा कहता है देखो कितना अच्छा भाव है उसमें, कि बच्चा कहता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया, मैं पापा से बड़ा हो गया, सुनना यह, कि सुनना यह, कितना सुकून मिलता है ये बात सुन के, कि जब कंधा पर बैठा लो बच्चों को तो कहता है कि चाचा पापा या बाबा हम आपसे बड़े हो गए, हम आपसे बड़े हैं, ऐसे कहता है। आगे कहता है कि जब उसके बाद अपनी बिटिया के पास जाऊंगा, लिखा कहते बेटे को कंधे बैठाया, उसके बाद बिटिया के पास जाऊंगा और प्यारी बिटिया से पूछूंगा कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, ताकि उसका बुद्धि का चेक करे कि कहाँ कहाँ घर में खोज खोज के बतलाती है कि लोहा केने केने है या कथी कथी लोहा के है, ताकि बेटी के भी बुद्धि का ज्ञान हो, वो भी पहचान पाती है कि ना। साथ में हम लोग के भी बताना चाहते हैं कि घर में हर एक वस्तु लोहे का है, और लोहा ही हमारा आधार बन चुका है, लोहे से हम अपना काम लेते हैं। तो आइए कहते हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। तो बेटिया बतलाती कैसे, जरा सुनना। बेटिया कहती है पापा चिमटा, चिमटा समझते हैं, ठेकुआ कुआ मतलब रसोई घर में ठेकुआ कुआ पकाने के लिए या तेल में लगा के उलटने पलटने का काम आता है, चिमटा। करकुल, करकुल मतलब करछुल, करकुल मतलब करछुल। सिगरी, ओकर बाद समसी। दरवाजे की सांकल, दरवाज़ा जब लगता है तो उसमें जो हैंगर वगैरह लगता है या पकड़ के खींचने वाला, उसकी बात कर रहा है। दरवाजे की सांकल। कब्जा, खिला दरवाजे में धंसा हुआ, मत खिला मतलब कांटी, खिला दरवाजा में धंसा हुआ, वह झटपट बोलेगी। मतलब प्यारी बेटी भी समझ रही है कि हमारे घर में हर जगह लोहा है, कहेगी चिमटा देखे चिमटा भी लोहे का, करछुल देखे वो भी लोहे का, उसके बाद सिगरी देखे वो भी लोहे का, शमशी देखे वो भी लोहे का, दरवाजे के संकल की ओर ध्यान दो वो भी लोहे का, कब्जा देख लो वही लोहे का, कांटी देख लो खिला वो भी लोहे का है। वह झटपट लगले बोल देती है कि पापा ये सब लोहे का है। इससे यह बोध होता है कि हमारे घर में हर जगह लोहा है। मतलब इतना तो लोहा का जान के आगे देखिए लिखा कहते रुक कर वह फिर याद करेगी। इतना बताने के बाद थोड़ा रुकेगी कि आई सोचेगी, और कने कने लोहा बा, ऐसे सोचेगी। सोचने के बाद बताएगी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर ताना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गिल्ली चढ़ी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। वाह बिटिया फिर इतना बताने के बाद करछुल शमशी दरवाजे की सांकल कांटी बताने के बाद सोचिए कहेगी पापा कि दो गो इसे खंभा है, हर घर में होता है हमारे गांव में, ऐ पे वो तार बंधा होता है, ये ऑर्गेनिक कहते हैं इसको। इस पर कपड़ा सुखाते हैं हम लोग, कपड़ा सुखाते हैं, इस पर कपड़ा सुखाते हैं। कि ये कहते हैं कि एक तार लोहे का लंबा, कि हाई एगो तारवा है लोहे का लंबा, एक तार लोहे का लंबा, एक तार हाई एक तार है, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर है, दोनों लकड़ी के खंभा है। ये वाला कथी है, लकड़ी के खंभा है दोनों, ठीक है। लकड़ी के दो खंभों पर, लकड़ी के दो खंभों पर है तार है, लकड़ी के दो खंभों पर ताना हुआ बाहर है, तवा तन के टाइट बांधते हैं, सूख रही जिस पर भैया की चढ़ी, इस पर हम कपड़ा सुखाते हैं। तो जो लोहवा है हाई, ये जो लोहवा देख रहे है, ये लोहवा भी कथी के है, मतलब भाई जो खंभा जो लकड़ी के खंभा पर जो बांधा हुआ है ये भी लोहे का है, इहो लोहा है। जिस पर चड्ढी कपड़ा सुखाते हैं, भैया की चड्ढी सूख रही है जो कपड़ा सुखाते हैं ऐसे, तो हई दूगो लकड़ी के खंभा है, हई तार है, ये तारवा कथी के लोहा के है, जिस पर कपड़ा वगैरह सुखाते हैं, ठीक। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, फिर में हम तार से बांध देते हैं सेफ्टी पिन,
या साइकिल को देख लीजिए, साइकिल भी पूरा लोहे का है। लेखक की बेटियां ये बताना चाहती है, झटपुट से बोलती है। उसके बाद वह आसपास ध्यान करेगी, इतना बताने के बाद फिर अगल बगल में देखने लगेगी। आवरी केने लोहा के है, वह सोचेगी कि केने लोहा के है, आवरी केने लोहा के है, सोचेगी। सोचने के बाद बताएगी, देखिए सोचने के बाद बताएगी कि दुबली पतली, वह आगे बतलाएगी सोचने के बाद क्या कि दुबली पतली वह हरकत में तेजी की, कि जो लेखक की बिटिया है बहुत दुबर पातर है पर बहुत तेज है। हरकत और तेजी लेखा मतलब बहुत तेज लेखा। लड़का छोटे में चिन्हा जाता है, पहचान आ जाता है कि लड़का तेज होगा कि बुर्बक होगा। बहुत तेज है, हरकत बहुत तेज, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास लोहा कहाँ का है। साफा बेचैन है बेटिया कि कितना जल्दी आवरी देख के बता दूँ कि केने केने आसपास हमारा लोहा बस। साफा बेचैन है बेटिया कि बताऊँ कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है। उसके बाद लेखक कहते वो थोड़ा भूलेगी, अभी छोटी बच्ची है ना, इसीलिए तब मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा अपनी बिटिया को। कहूँगा कि ये बेटा, है फावड़ा मतलब हाथ से चलाने वाला होता है कुदाली की तरह, फावला ये भी लोहा का है, कुदाली इहो लोहा के हैं, टंगिया मतलब टांगी लकड़ी चीरने वाला इहो लोहा के है, बाँसुला घरामी सा कमाता है, बाँसुला खुरपी इहो लोहा के हैं, बगल में जो बैलगाड़ी खड़ी है वो कच्चा का उहो लोहा के है। उसके बाद बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली है। बैल के ऐसे घंटी जो बना होता है बैल के घेंट में, में हाइए नु घंटिया होता है जो टन टन बजता है, इहो कथी के लोहे का है। ये भी कथी के हैं, लोहे का है। अब लेखक याद दिलाते हैं कि बेटी फावड़ा है लोहे का है, कुदाली इहो लोहे का है, टंगिया इहे लोहे का, बाँसुला खुरपी बैलगाड़ी के चक्का बैल के घंटी में के लोहे की गोली सब कथी के है, लोहे के है। लेखक मानो अपनी बेटिया को बहाना है, हम सबको याद दिलाना चाहते हैं कि लोहा हमारे हर जगह है, लोहा हमारे हर जगह बिखरा हुआ है। हम लोहा मेरा आधार बन चुका है, बिना लोहा के हमारा काम संभव नहीं है। उसके बाद लेखक आगे कहते हैं कि जब हम इतना कहेंगे, जब तो हम इतना कहने के बाद भूल जाएंगे तो मेरी पत्नी याद दिलाएगी। मेरी पत्नी कहेगी, जैसे समझाएगी बेटिया को, हम तो इतना याद दिला दिए, बेटियों को समझा के देख बेटी फावड़ा कुदारी बाँसुला टायर बैल के चाका ये सब लोहे के बाद, जब तक पत्नी लगेगी बीच में लेके बाल्टी इहो लोहा के है, कुएं में लगे लोहे की घिर्री, कुआं है इस पे इसे घिरी लगा रहता है, इसे रस्सी लगा रहता है कुएं में गिरने के लिए, तो घिरी भी लोहे का है। सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी भी लोहे का है। छत की कांडी डंडी और घमेला छते की, अरे छाता में के जो है ऐसे छाता जो रहता है ऐसे ही रहता है। चित्र में तो हम बहुत पास है, साफा नंबर 1 है चित्र बनाने में। ऐसे जो छाता रहता है, छाते तो कह रहा है यहाँ कि छते की कांडी डंडी है, छते की डंडी घमेला इसमें कहीं तारावा आई डंडिया ये भी लोहे का है। हंसुआ इहो लोहे का है। चाकू इहो लोहे का है, चाकू इहो लोहे का है। उसके बाद भलाई बिलाडीला जगह जगह लोहे की टीले। एक याद दिलाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक जगह पर भिलाई बालाडीला में खाली हर जगह देखो तो लोहा ही लोहा मिलेगा, कारखाना लोहे का कारखाना मिलेगा। उसके बाद आगे कहते हैं कि इस तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच समझकर एक साथ सब को ढूंढेंगे, बाले बच्चे ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि वह हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। लेखक देखिए जायज बात पाते हैं, कहते हैं कि देखो जो घर में इतना लोहा ढूंढ रहे हो वो तो लोहा का ही है, साथ में दिन रात मेहनत करने वाला मजदूर जो है ना, मजदूर वो भी मानो लोहा के ही है। लोहा की तरह दिन भर क्या करता है, मेहनत करता है। मेहनत कश व्यक्ति, मेहनत कश आदमी वो भी कथी है, लोहे का है। ठीक है। तो आगे लेखक कहते हैं कि हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का।
आगे लेकर कहते कि हर वो औरत जो दबी सताई है, बोझ उठाने वाली है, ज़बरदस्ती मजबूरी में उसे काम करना पड़ेगा, वो औरत भी लोहे की ही है मानो तो, लोहे की तरह वो भी कठोर मजबूत मेहनत करती रहती हैं। उसके बाद आगे हैं कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। उसके बाद थोड़ा बात को घुमाते, कहते कि जितना जल्दी हो सके बेटा तो और ऊंचा हो जाओ, कंधा पर रखे हैं, घुमा घुमा के सब दिखा रहे हैं कि और तू जल्दी बड़का हो जाओ। लड़की का वो दुल्हा प्यारा उस घटना तक, कि लड़की का वो जब बड़े होने के बाद जब उनकी शादी होगी तो उनका दुल्हा प्यारा उस घटना तक, शादी के घटना तक, कि हर वो आदमी जो मेहनत का लोहा है। उसके बाद हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली, वो भी लोहा है। तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सच में जो लोहा है वही लोहा नहीं है, जो दिन रात खेतों में, सड़कों पर, धूप में, बरसात में, ठंडी में, गर्मी में काम करने वाले जो मजदूर है वो भी लोहा है। ठीक है, आपके पापा भी एक लोहा है जो इतने मेहनत करने के बावजूद कमा कर आपको पढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। क्वेश्चन का प्रश्न कल करेंगे कि बेटिया से क्या सवाल किया गया है, तो आसान सा उत्तर होगा। बेटिया से यही सवाल किया गया है कि हमारा बताओ आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। बिटिया चिमटा, सरसी, दरवाजे की सांग, कॉल, कील, इस समय लोहा पहचान पाती है। बहुत क्वेश्चन हल्का होगा जो कल इसको प्रश्न लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक जय हिंद, जय